औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू माय ऑल व्यूअर। लेक्चर नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे लेक्चर नंबर 3 का जो नेम है यह हमारे चैप्टर नंबर 3 और लेसन नंबर 3 का नेम है ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि इसमें ये नहीं है कि आपने कहीं से भी पकड़ के कुछ लोग जमा कर लिए हैं और वो मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है सिस्टमेटिक वे में चलती है, जिसमें पहले एक गोल का तयन किया जाता है, फिर लोगों को मुख्तस किया जाता है और एक क्राइटेरिया होता है जिसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को जो है अपनी तरफ रखते हैं, उनको हायर करते हैं और फिर जो है हम अपने गोल तक जो है वो सफ़र तय करते हैं। अब हम इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट अ रैंडम ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर बाय अ चांस, कि ऐसे ही कोई मौका मिले और लोग इकट्ठे हो जाएं और मिलकर कोई काम कर लें तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? दे कॉन्शियसली एंड फॉर्मली इस्टेब्लिश इट टू अकम्प्लिश सर्टेन गोल और दैट इट्स मेंबर विल बी अनएबल टू रीच इंडिविजुअली, कि एक इंसान वो गोल अचीव नहीं कर सकता जिस तरह से वो सारे लोग मिलकर करेंगे और एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे। अ मैनेजर जॉब्स इज़ टू अचीव हाई परफॉर्मेंस, कि मैनेजर की जो जॉब होती है या मैनेजर का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मकसद होता है वो ये होता है कि वो हाई से हाई परफॉर्मेंस जो है उसको अचीव करे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है। इसके बाद टाइप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की। एक फॉर्मल होती है जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज होती है और एक इनफॉर्मल पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो उसके अंदरूनी पार्ट होता है और जिसकी इतनी ख़ास कोई रिकॉग्निशन नहीं होती ऑफिशियली या कागजाती तौर पे। कंपोनेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं? एक टास्क यानी कि गोल, फिर उसको परफॉर्म करने के लिए लोग, फिर स्ट्रक्चर यानी कि हमने ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है, और फिर आती है टेक्नोलॉजी। टास्क में जो चीज़ है वो यही है, दिस कंपोनेंट कैन बी डिफाइंड एज अ मिशन और अ पर्पस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग अ पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस दैट इज accomplished by producing certain goods and services as an आउटपुट विच इज़ टर्म एज अ टास्क। ओके, किसी गोल को अचीव करने के लिए कुछ खिदमात लोगों से ली जाती हैं और लोग जो हैं वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं। वो जो हमारा गोल होता है जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आती है वो हमारा टास्क होता है। फिर होते हैं पीपल। पीपल को हम कहते हैं वर्कफोर्स। द वर्कफोर्स और ह्यूमन पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ काम जो सर अंजाम दे रहे होते हैं वो हमारे ह्यूमन या लोग होते हैं। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज़ द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होता है तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। टेक्नोलॉजी क्या होती है? द इंटेलेक्चुअल एंड मैकेनिकल प्रोसेस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इसके बाद है सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट, कि सिस्टमेटिक तरीके से हम चलते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। अब मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं। अ सिस्टम इज़ एन एंटिटी दैट हैज़ अ पर्पस एंड हैज़ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। जब हम एक सिस्टम की बात करते हैं ना, हम किसी मशीन की अगर बात करें तो उसमें जितने भी पुर्जे हैं वो लगी हुई हैं और उन सब का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होता है। अगर कोई एक पुर्जा भी ख़राब हो जाता है तो हमारी वो मशीन जो है वो चल नहीं पाती। इसी तरह हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट हमारे उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह से लेकर चलती है। अ सिस्टम इज़ एन एंटिटी। सिस्टम एक एंटिटी है with a purpose that has interdependent part. The system approach suggests viewing the organization as a system, कि ये जो अप्रोच है ये हमें ये फैसिलिटी फराहम करती है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह से देखते हैं। ऑल सिस्टम हैव 4 बेसिक करेक्टरिस्टिक। जितने भी सिस्टम हैं उनकी 4 बेसिक करेक्टरिस्टिक हैं। दे ऑपरेट विद एन एनवायरनमेंट, कि वो अपने उस माहौल के अंदर ही सारे काम जो हैं सर अंजाम देते
हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड एलिमेंट्स, कंपोनेंट और सब सिस्टम। अब फिर वो जो पूरा सिस्टम है उसको हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो जो है पार्ट्स वो हम उसको कंपोनेंट कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, या फिर हम उनको सब सिस्टम कहते हैं। दे हैव अ सेंट्रल पर्पस अगेंस्ट विद द ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स एंड सब सिस्टम कैन बी एवेल्युएटेड। अब किस मकसद के लिए ये सब सिस्टम बनाए जाते हैं, वो हमारा गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। एसेंशियल सिस्टम थिंकिंग places focus on the interrelatedness among the subsystem and its environment। ये हमारी 4 कैरेक्टरिस्टिक हो गई किसी भी सिस्टम की। अब आती है बारी ओपन वर्सेस क्लोज्ड सिस्टम। जो हमारा क्लोज सिस्टम है उसमें हम बैरूनी दुनिया से कोई भी राब्ता नहीं इख्तियार करते और ओपन में करते हैं। अब हम इसको इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अ क्लोज सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द आउटसाइड इन्वायरमेंट, ऑल्दो फ्यू सिस्टम एक्चुअली टेक दिस from some of the classical approaches treated organization as a closed system। कि कुछ जो सिस्टम है वो ट्रीट करते हैं अपने सिस्टम को कि वो जो सिस्टम है उसको हम क्लोज तरीके से देखें। द assumption was that if managers improve internal process, अगर मैनेजर जो हैं अपने इंटरनल प्रोसेस को सही बेहतर करना चाहते हैं तो वो क्या क्लियरली। हाउएवर ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर ओपन सिस्टम, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ओपन सिस्टम है। क्यों ओपन सिस्टम है? हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम ये नहीं कह सकते कि वो जो है वो क्लोज है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बैरूनी दुनिया से राब्ता इख्तियार करना पड़ता है। टू द आउटसाइड वर्ल्ड, अब जो आउटपुट है हमारा वो तो आउटसाइड वर्ल्ड को जाहिर सी बात है शो होना है। तो रॉ मटेरियल भी जब लेना है किसी भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने, तो वो जाहिर सी बात है फिर भी वो बैरूनी दुनिया से राब्ता इख्तियार कर रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि हम वैसे अगर देखें ना ब्रॉड लेवल पे, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्लोज सिस्टम का व्यू पेश नहीं कर सकती, क्योंकि जब उसने रॉ मटेरियल लेना है या अपनी आउटपुट को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है तो उसे बैरूनी दुनिया का सहारा लेना पड़ता है, फीडबैक उसे लेनी होती है, और भी 100 तरह की चीज़ें होती हैं। एफिशिएंसी क्या है, इफ़ेक्टिवनेस क्या है? The closed system focus of the classical theorists emphasize the internal efficiency of the organization, कि इंटरनली जो चीज़ें हैं वो सही तरह से होती रहें। ठीक है, एफिशिएंसी होता है कि जो हमारे पास है ना हमारी रिसोर्सेज, उनको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। तो जो क्लोज सिस्टम है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी चीज़ें हैं उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने पर जोर देता है। दैट इज़ दिस पर्सपेक्टिव एड्रेस ओनली इम्प्रूवमेंट टू द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। जो चीज़ें हम बना रहे हैं ना सिर्फ उन पे इनका फोकस होता है। एफिशिएंसी इज़ द रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, कि जो हम इनपुट दे रहे हैं उसी तरह का हमें आउटपुट भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ये हमारी एफिशिएंसी होती है। सिस्टम थ्योरी हाईलाइट्स एन अदर इम्पोर्टेंट डायमेंशन फॉर मैनेजर। एक और चीज़ जिसको हाईलाइट कर रही है सिस्टम थ्योरी, वो क्या है? वो है इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है? इफ़ेक्टिवनेस इज़ द डिग्री टू विच द ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट रिस्पोंडेंट टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि जिस तरह से लोगों की ज़रूरियात हैं हम उसी तरह की चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हमारी हो गई इफ़ेक्टिवनेस। देन हमारे पास आता है सब सिस्टम। सब सिस्टम हमारे आगे सिस्टम के जो लेवल होते हैं तो वो हमारे सब सिस्टम होते हैं। फिर आता है साइनर्जी, और इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, शायद एमसीक्यूज में आ जाए। सिस्टम थ्योरी आल्सो पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइनर्जी विच स्टेट्स दैट द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। जो जब हम किसी चीज़ को मुकम्मल देख रहे होते हैं तो वो जो चीज़ है वो ज़्यादा होती है बजाय इसके कि जब हम एक एक चीज़ को देख रहे होते हैं। तो हमें मजमूई तौर पर चीज़ को देखना चाहिए। तो ये साइनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। मैनेजमेंट की तरफ ये एक और अहम अप्रोच है जिसको हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहते हैं। 1930s में ये जो है
इसके अवाइल में ये वजूद में आई। इसका मकसद क्या था? अंडरस्टैंड करना लोगों की साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रोसेस जो है, और जो सोशल नीड्स हैं उनको देखना, और ये देखना कि उनका इन्फ्लुएंस क्या होता है किसी भी बंदे की परफॉर्मेंस पर। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके घर में कोई झगड़ा हुआ है बहुत एक्सट्रीम लेवल का, आप घर से बहुत अपसेट हैं, या फिर ये है कि आपके घर में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस का आप शिकार हैं, तो आप कभी भी अपना काम जो जॉब का है वो आप अपने ऑफिस में तवज्जो से नहीं कर पाओगे। जब काम तवज्जो से नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं वो अचीव नहीं होंगे, और आपकी जॉब भी जा सकती है। तो ये जो हमारी सोशल और साइकोलॉजिकल, एक तो आपको प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़े जब होते हैं तो इंसान का जहन इंतशार का शिकार हो जाता है। तो ये जो नीड्स हैं हमारी, ये फुलफ़िल होंगी तो हाई परफॉर्मेंस हमारी हासिल होती रहेगी। इसके बाद ये हाथन स्टडीज़ है, इसमें ये था कि ये हुआ था, इसमें वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी है ना, उन्होंने किया था मैन्युफैक्चर ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, कि ये मैन्युफैक्चर करते थे कम्युनिकेशन के जो आलात हैं उनको। इन्होंने एक टीम को हायर किया था और वो हार्वर्ड रिसर्चर के नाम से जाने जाते हैं। तो उनका मकसद क्या था कि किस तरह से जो फिज़िकल वर्किंग या फिज़िकल कंडीशन है वो एक वर्कर के ऊपर असरअंदाज होती हैं। कि फिज़िकल वर्किंग, यहाँ से हम पढ़ते भी हैं, दे वर टू इन्वेस्टिगेट द इन्फ्लुएंस ऑफ फिज़िकल वर्किंग कंडीशंस ऑन वर्कर प्रोडक्टिविटी, कि जो उसके इर्द गिर्द का माहौल है वो किस तरह से एक वर्कर की एफिशिएंसी पर, उसके काम करने की सलाहियत पर असरअंदाज होता है। ये इनका मेन मकसद था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा है ह्यूमन रिलेशन का व्यू पॉइंट है, इसमें अब्राहम मैस्लो का भी ज़िक्र आएगा। और अब्राहम मैस्लो ने जो है बेसिक नीड्स बताई थी, तो ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। ये है हमारे पास 1943 में मैस्लो ने सजेस्ट किया दैट ह्यूमन हैव 5 लेवल ऑफ नीड्स, कि 5 तरह की नीड्स जो हैं ह्यूमन को चाहिए होती हैं। द मोस्ट बेसिक नीड्स आर द फिजिकल नीड। फिजिकल नीड में हमारे पास फूड, वाटर एंड शेल्टर, यानी उसे रहने के लिए जगह। एंड द मोस्ट एडवांस नीड इज़ फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि वो अपनी ज़ात से खुश है। और पर्सनल फुलफिलमेंट, अपने नफ्स की तस्कीन। मैस्लो ने इस बात पर जोर दिया दैट पीपल ट्राई टू सेटिस्फाई द मोस्ट मैस्लो ने सजेस्ट किया कि लोग जो हैं सबसे पहले अपनी बेसिक नीड, यानी कि अपनी जो है खुराक वगैरह और खाना, और उनको रिहाइश के लिए जगह चाहिए होती है, उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, या उन्हें उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब वो हो जाती है तो उन्हें उनकी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि इज़्ज़त नफ्स जिसको आप कह लो। और इसके बाद आती है पर्सनल फुलफिलमेंट। तो ये लेवल हैं कुछ, पहले एक नीड फुलफिल होगी, लोअर लेवल की जब तक फुलफिल नहीं होंगी तब तक वो इंसान जो है वो अपर लेवल पे नहीं जाएगा। जब ये नीड्स फिल हो जाती हैं इंसान की तो परफॉर्मेंस भी वैसे हाई रहती है, और इंसान जो है वो खुशबाश रहता है। आजकल के दौर में जो चैलेंजेस पेश हैं आजकल की ऑर्गेनाइजेशन को, वो एक तो टेक्नोलॉजी की फील्ड में है, क्योंकि दिन ब दिन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो उनमें चेंजेस आते जा रहे हैं। तो ये जनाब चैलेंज है कि अगर हम पुराने लोगों को रख लें जिनको पता ही ना हो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का, तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो हमें साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाते रहना चाहिए। डाइवर्स वर्कफोर्स का मतलब है जब लोगों के अंदर कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, उनके जेंडर के लिहाज से, उनकी एज के लिहाज से, उनके एजुकेशन के लिहाज से, उनके इलाके के लिहाज से, या फिर कुछ लोगों को जब हम बुरा समझने लग जाते हैं कि ये सही नहीं है, हम सही हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो हमारा डाइवर्स वर्कफोर्स आता है। इसके बाद है मल्टीपल स्टेक होल्डर, इसको हम पढ़ लेते हैं। स्टेक होल्डर्स आर दोज हु हैव इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो अफराद जिनका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट होता है। मल्टीपल या जो मतलब लोग अपना पैसा लगाते हैं ना, शेयर्स होते हैं कंपनी में लोगों के, तो वो हमारे स्टेक होल्डर होते हैं। मल्टीपल स्टेक होल्डर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड द कस्टमर,
सप्लायर्स, कंज्यूमर, इन्वेस्टर। मैंने पहले बताया इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, अब यहाँ पे हमें पता चला कि ये कस्टमर भी हो सकते हैं और हमारे इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, लेंडर भी हो सकते हैं और सप्लायर भी हो सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का इसके बाद टॉपिक है कि ये जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर भी जो हैं वो असरअंदाज हो रहे हैं। रैपिड चेंजेस और रिस्पॉन्सिवनेस के साथ साथ हमें रिस्पॉन्स देते रहना चाहिए। तो ये था हमारा आज के लेक्चर। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, कनेक्टेड रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।